हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 14वां चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति है, उससे लेखक का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय, अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना। मतलब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के, दूसरे प्रांतों के और विदेशी जो व्यंजन हैं उनके खान पान का, वहाँ पर जो कुछ खाया जाता है उसका आनंद उठाना। मतलब वहाँ की चीज़ों को अपने प्रांत में भी, अपने घर भी बनाना। यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। जिस प्रांत के आप हैं, आप चाहे गुजरात प्रांत के हैं या दक्षिण भारत के हैं, उत्तर के हैं, तो वहाँ की चीज़ों में आनंद लेना, वहाँ की जो खान पान की चीज़ें हैं उनको भी बनाना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर किसी दूसरे प्रांत की जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको भी अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करना। जैसे आज क्या है, दक्षिण भारत का जो व्यंजन है इडली डोसा। इडली डोसा कहाँ का खान पान है? साउथ का है। तो जैसे इडली है, डोसा है, सांभर है, इन सबको उत्तर भारत में भी लोग बहुत चाव से खाते हैं। और उत्तर भारत का जो खाना है वो और जगह भी खाया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता, मतलब जो विदेशी व्यंजन होते हैं जैसे कि बर्गर है, नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, इन सब का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। तो हालांकि मैं उत्तर भारत का हूँ, आप जहाँ के हैं वो लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, उत्तर भारत में रोटी, चावल, दाल ये ज़्यादा बनता है। इसके अलावा इडली सांभर है, चावल हैं, चने हैं, राजमा है, पूरी, आलू, बर्गर ये सब भी पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ तक कि हम यहाँ क्या करते हैं, बाज़ार से ना लाकर अपने घर पर ही इन चीज़ों को बनाते हैं। तो इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन में भी हम बहुत अधिक रुचि लेने लग गए हैं और हम विदेशी व्यंजन भी खूब खाते हैं। तो लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। मतलब अपने प्रांत का तो खाना जो है वो हम खाते ही हैं बहुत शौक़ से, लेकिन दूसरे प्रांतों का खाना और यहाँ तक कि विदेशी खान पान में भी हम रुचि रखने लग गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं और फिर जो लेखक हैं वो इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो आंसर होगा कि खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं? एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रांत में क्या बनता है और दूसरे प्रांत में क्या बनता है। तो हम दूसरे प्रांतों की जो चीज़ें हैं वो भी अपने प्रांत में, अपने घर में बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि एक प्रदेश की संस्कृति जो है वो क्या है और दूसरे प्रदेश की संस्कृति क्या है। और इससे राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है और जो कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनको जल्दी तैयार होने वाले जो अनेक प्रकार के व्यंजन हैं उनकी जो विधियां हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। और जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको जो भी पसंद होता है उनका मनचाहा भोजन उनको मिल जाता है। और इससे हमें देश विदेश के जो व्यंजन हैं उनका पता चलता है कि क्या खाया जाता है दूसरे प्रांतों में और विदेशों में। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर हम भोजन का चयन कर पाते हैं। और इसके नुकसान क्या है, तो खान पान में बदलाव से होने वाले फ़ायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से क्या होता है, नुकसान भी हो रहा है, जो कि निम्नलिखित रूप से है। तो स्थानीय व्यंजनों का चलन क्या हुआ है, कम हो गया है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का हम भोजन नहीं करते और जो नई पीढ़ी है उसको स्थानीय व्यंजनों के बारे में नहीं पता होता। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। उत्तर भारत के व्यंजनों का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन, जैसे कि मुंबई की पाव भाजी है, दिल्ली के छोले कुलचे हैं, मथुरा के पेड़े हैं और आगरे का पेठा और नमकीन।
तो पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था और हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई ना कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। जैसे कि हम कहते थे आगरा, तो हमें एकदम ध्यान आता था आगरे का पेठा। तो भले ही ये चीज़ें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन यह शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के जो व्यंजन है उसमें इतने अधिक विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय जो व्यंजन है प्रायः क्या हुआ, लुप्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो आज की जो पीढ़ी है वो कई व्यंजनों से भली भांति परिचित भी नहीं है। बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जो कि आज के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन व्यंजनों की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आने लगी है, इसलिए लोगों का रुझान भी इनकी ओर कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले की तरह ये चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। लेकिन हाँ, 5 सितारा होटल में जब इन चीज़ों को परोसा जाता है तो इनको एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ यही है किसी विशेष स्थान का विशेष व्यंजन। लेकिन जो ये व्यंजन है वो आज कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि घर से बातचीत करके पता करिए कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें पकती हैं और क्या क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें हैं और आपके माता पिताजी के बचपन में घर पर कौन सी चीज़ें बनती थीं। तो आंसर होगा कि मैं उत्तर भारत का निवासी हूँ, मतलब उत्तर भारत में रहता हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो कई तरह के जो व्यंजन हैं वो बाज़ार से लाए जाते हैं। तो घर में बनने वाली चीज़ें एवं बाज़ार से आने वाली चीज़ों की ये जो तालिका है वो हम नीचे देंगे। तो हमारे घर में बनने वाली जो चीज़ें हैं वो हैं दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा, चावल, छोले, भटूरे, खीर, हलवा। तो आप यहाँ पर अपने घर में बनने वाली जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। बाज़ार से आने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है, समोसे हैं, जलेबी है, ब्रेड पकौड़े हैं, बर्फ़ी है, आइसक्रीम है, ढोकला है, गुलाब जामुन है। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो आपको देखना है कौन सी चीज़ है वो उबाली जाती है, उसका स्वाद कैसा होता है। तो भोजन कैसे पकाया जाता है, उसका स्वाद कैसा होता है। तो जो सब्जी है वो क्या होता है, उबाली जाती है और इसका स्वाद नमकीन होता है। और दाल जो है वो उबाली जाती है, इसका स्वाद मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। आपके स्वाद अनुसार आप इसमें मीठा भी डाल सकते हैं। गुजरात के लोग जो होते हैं वो दाल में मीठा डाल कर खाते हैं। और भात जो होते हैं, चावल होते हैं, उनको उबाला जाता है, ये नमकीन भी हो सकते हैं और मीठे भी हो सकते हैं। और रोटी है वो हम सेकते हैं, ये नमकीन होती है। पापड़ हैं उनको हम भूनते हैं, मीठे नमकीन कैसे भी हो सकते हैं। और बैंगन को हम तलते हैं और भूनते हैं, ये कसेला होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, छौंक, चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं, पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो छौंक, चावल और कढ़ी में निम्नलिखित अंतर है। छौंक क्या होता है, यह प्याज, टमाटर, जीरा और अन्य मसालों से बनता है। तो किसी छोटे आकार के बर्तन में हम क्या करते हैं, घी या तेल गरम करते हैं, उसमें स्वाद अनुसार हम प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं और जीरे को डालकर इसको भूनते हैं। कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची, लौंग आदि भी हम डालते हैं। तो छौंक जितना चटपटा बनाया जाता है, सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। और जो चावल होते हैं वो कई तरह से बनाए जाते हैं। जैसे सादा चावल है तो हम 1 भाग चावल लेते हैं और 3 भाग उसमें पानी डालते हैं। मान लीजिए आपने 1 कटोरी चावल लिए हैं तो 3 कटोरी हम पानी डालकर उसको उबाल लेते हैं, उसको बना लेते हैं। तो चावल पकने पर जो फालतू पानी रह जाता है उसको हम निकाल देते हैं। और जो पुलाव है वो कैसे बनता है चावल का, तो हम जीरे और प्याज को घी में भून लेते हैं और चावलों में हम इसका छौंक लगाते हैं। तो खूब सारी हम सब्जियां डालकर भी इसको पकाते हैं। इसमें पानी जो है वो नाप के डाला जाता है, ज़्यादा पानी नहीं डालते। तो कई बार सब्जियों को अलग से पकाकर भी हम चावल में मिला लेते हैं। और फिर है खिचड़ी।
तो चावलों को दाल के साथ मिलाकर हम खिचड़ी बनाते हैं। इसमें हम क्या, दाल, अगर हमने 1 कटोरी चावल लिए तो आधी कटोरी हम दाल लेते हैं और दाल लेने के करते हैं 3 से 4 भाग उसमें पानी मिलाते हैं। तो पकने के बाद जीरे व गरम मसाले का इसमें हम छौंक लगाते हैं। तो और हम कढ़ी कैसे बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, बेसन और दही को मिला लेते हैं। तो बेसन जैसे कि जो दही है, अगर आपका 1 कप दही है तो उसमें 1 चम्मच हम बेसन डालते हैं और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। खूब पानी डालकर इसको फिर उबाला जाता है, फिर उसमें बेसन के हम पकौड़े बनाकर डालते हैं। तो पकने पर इसमें स्वाद के अनुसार मसाले डालते हैं और छौंक लगाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि छौंक क्या होता है, किसी सब्ज़ी या दाल में डाला जाता है ताकि उसका जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और चावल क्या है, चावल हम ऐसे भी खा सकते हैं, पुलाव बनाया है तो, और चावल को हम सब्ज़ी, दाल या दही के साथ भी खाते हैं। और जो कढ़ी है वो एक प्रकार की आप सब्ज़ी भी कह सकते हैं, दाल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने घर में ये तीनों चीज़ें बनाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें तो इस प्रकार होगा। तो पिछले शताब्दी में जो खान पान था वो कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो 60 के दशक में हम खाते थे छोले भटूरे, 70 के दशक में आ गया इडली डोसा, 80 के दशक में तिब्बती भोजन आ गया, चीनी भोजन आ गया, और 90 का दशक जो है उसमें पिज़्ज़ा, पाव भाजी ये सब आ गए। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। तो क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए। तो 60 का जो दशक था उसमें जो महिलाएं थी वो लहंगा, चोली, सलवार कमीज़ या साड़ी ब्लाउज़ पहनती थी, और जो पुरुष थे वो पैंट कमीज़ कुर्ता पजामा पहनते थे। फिर 70 का जो दशक आया उसमें बेल बॉटम आ गया, टॉप, फ्रॉक, स्लैक्स, टॉप, साड़ी ब्लाउज, सलवार कमीज, ये जो महिलाएं थी वो पहनती थी। और जो पुरुष वर्ग था वो कोट पैंट कमीज़ टाई कुर्ता पजामा पहनने लगा। फिर 80 का दशक आया तो जो महिलाएं थी वो जीन्स टॉप पहनने लगी, सलवार पजामा और कमीज़ साड़ी ब्लाउज ये पहनने लगी। और जो पुरुष वर्ग था वो कोट पैंट कमीज जीन्स टी शर्ट कुर्ता पजामा पठानी सूट ये पहनने लगे। फिर 90 का जो दशक आया उसमें स्कर्ट जीन्स टॉप साड़ी ब्लाउज सलवार पंजाबी कमीज इनका प्रचलन ज़्यादा हो गया। और जो पुरुष वर्ग थे वो कोट पैंट कमीज जीन्स टी शर्ट कुर्ता पजामा और पठानी सूट शेरवानी पजामा दुपट्टा ये डालने लग गए। तो समय के साथ साथ जो पहनावा है वो भी बदलता चला गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से आपको क्या करना है, एक व्यंजन सूची बनानी है, मेन्यू तैयार करना है कि उनको खाने में क्या क्या देना है। तो रोटी है जैसे कि तवा रोटी, रोटी रुमाली, रोटी तंदूरी, मिस्सी रोटी, नान सादा, कुलचे, पूरी, पूरी बेसन वाली, कचौड़ी दाल वाली, कचौड़ी आलू वाली, पराठे आलू नान और आलू के नान और गोभी के नान। इस तरह से हम जो रोटी हैं वो उनको परोसेंगे, उनको हम बताएंगे कि इतनी तरह की रोटियां हैं। और सब्ज़ी में हम क्या क्या ऑप्शन रखेंगे, मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर मिक्स, आलू पालक, पालक पनीर, आलू गोभी, आलू सोयाबीन, आलू राजमा, आलू मेथी, कढ़ी पालक, बैंगन का भरता, कोफ्ते, कढ़ी और गाजर, बेसन, और जो कढ़ी है वो बेसन वाली, और कढ़ी जो है पकौड़े वाली, मेथी पालक आलू मटर। और जो हम उनको दाल परोसेंगे वो कौन कौन सी दाल देंगे, दाल अरहर की, दाल मटर वाली, दाल मसूर, दाल उड़द, दाल मिक्स, दाल मखानी, दाल तड़का, दाल फ्राई। और चावल में क्या क्या होगा, चावल जो होंगे वो सादा चावल होंगे, पुलाव चावल मटर वाले, चावल जीरे वाले। अचार में आम का अचार, नींबू का अचार, करेले का अचार, गाजर का अचार, मिर्च का अचार और मिश्रित अचार। इसके अलावा हम उनको बताएंगे कि रायता है, पापड़ हैं, चिप्स हैं और सलाद हैं। तो इस तरह से हम जो खाना है उसकी सूची तैयार कर लेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है कि फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में विवाद करें। जो फास्ट फूड है उसका क्या नफ़ा नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या हानि है।
तो जो फ़ास्ट फूड होते हैं भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन जो ये फ़ास्ट फूड होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। तो कुछ शहर हैं जिनका हम एग्ज़ाम्पल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि दिल्ली है। दिल्ली में जो जगह है चांदनी चौक, वहाँ पर क्या है, पराठे हैं और फ़लूदा कुल्फ़ी है, बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही पहाड़गंज में चले जाएंगे तो वहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस है। हरियाणा में मुरथल है, वहाँ के आलू के पराठे बहुत प्रसिद्ध हैं। और महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ की जो वेज पाव भाजी है वो प्रसिद्ध है। पूना के बड़े पाव प्रसिद्ध है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश शहर है हैदराबाद, वहाँ की बिरयानी सेवइयाँ जो कि मीठी होती है बहुत प्रसिद्ध है। और पश्चिमी बंगाल कोलकाता, यहाँ का संदेश रसगुल्ला मिष्टी दोही ये प्रसिद्ध है। तमिलनाडु चेन्नई, यहाँ का इडली डोसा सांभर प्रसिद्ध है। और राजस्थान जयपुर, यहाँ की दाल बाटी प्रसिद्ध है। गुजरात गांधीनगर, यहाँ का ढोकला खांडवी थेपला ये बहुत प्रसिद्ध है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? तो पूछ रहे हैं कि आपने क्या इस अनुभव में इस तरह की जो मिलावट है उसको देखा है कि आज का जो खान पान है इतना शुद्ध नहीं है। तो किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। तो आंसर हुआ कि खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता होने पर हम क्या होता है बीमार हो जाते हैं, अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आजकल खाने पीने वाले जो पदार्थ है उसमें मिलावट जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि हल्दी और काली मिर्च ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मिलावट को आमतौर पर देखा जाता है। जैसे कि हल्दी में क्या होता है, ये लोग मिट्टी मिला देते हैं, और काली मिर्च में पपीते के जो बीज होते हैं उनको मिला देते हैं। इसके अलावा ये दूध में पानी है वो भी मिलाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो आज मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा। तो वास्तव में ऐसा करने से जो स्वास्थ्य होता है ख़राब हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है, सांस संबंधी रोग हो जाते हैं, पीलिया हो जाता है। तो सब्जियों में डाले जाने वाले जो केमिकल्स हैं उनसे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की हमें मिलावट का विरोध करना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न है, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को मिलाकर बना है। तो खान पान शब्द में और छिपा हुआ है, खान और पान। तो जिन शब्दों के योग में क्या होता है और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे होते हैं उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दो शब्दों के बीच में और छिपा होता है। जब उसको अलग करते हैं तो हम बोलते हैं और। तो नीचे द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। जैसे है सीना प्रोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो सीना प्रोना, तो मेरी मम्मी सीने पिरोने में काफ़ी अनुभवी हैं, सीने और पिरोने में मतलब सिलाई करने में। भला बुरा, मैंने उसे कल बहुत भला बुरा कहा। चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लंबा चौड़ा, मेरा मित्र काफ़ी लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, आज मेरे मित्र से कहा सुनी हो गई, आज मेरे मित्र की मुझसे कहा सुनी हो गई। घास फूस, उसका घर घास फूस का बना है, मतलब उसका घर घास और फूस का बना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, इसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में इसे दिया जा सकता है। जैसे इडली, इडली के लिए हम जब इडली बोलते हैं तो हमें साउथ का ध्यान आता है, तो लिखा हमने दक्षिण। दक्षिण में
कौन सा प्रांत आता है, कौन सा राज्य आता है? केरल। और केरल में क्या होता है? ओणम का जो त्यौहार है बहुत प्रसिद्ध है, तो हम लिखेंगे ओणम। फिर जो ओणम क्या है? वो त्यौहार है। त्यौहार पे हम क्या करते हैं? छुट्टी लेते हैं, छुट्टी होती है। फिर छुट्टी में हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो आराम करने के लिए हम क्या करते हैं? नींद। तो आराम के बाद हम लिखेंगे नींद। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? हमें सपने आते हैं, तो हम लिखेंगे स्वप्न। तो इडली, दक्षिण, केरल, ओणम, त्यौहार, छुट्टी, आराम, नींद, स्वप्न। इस तरह से आप कुछ भी आगे लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर लिखिए कि हकीकत क्या है। तो आपको जो ऐड हैं, विज्ञापन है, उनको इकट्ठा करना है जो कि अभी ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है, कि ये जो पेय पदार्थ है वो कितने लाभदायक है, कितने हानिकारक हैं। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाया एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।